वैभव जी, ये लीजिए आप, ये बहुत लकी पौधा है ये, और बहुत शुभ भी है ये। शुक्रिया। हमारी आम आदमी पार्टी के लिए ये इस पौधे की तरफ से शुभकामनाएं। तो कब आपको लगा या कब आम आदमी पार्टी को ऐसा लगा कि आपको आम आदमी पार्टी की आवाज बनना चाहिए, यानी कि स्पोक पर्सन, प्रवक्ता? तो एक्चुअली ये सबका कोई प्लान कभी भी रहा नहीं कि हम क्या बनेंगे या क्या हमारी जिम्मेदारियां होंगी। ये सबसे पहले तो आंदोलन था जो कि नॉन पॉलिटिकल था, और नॉन पॉलिटिकल आंदोलन को जब हमने 3 बार 4 बार अनशन देखे तो ये समझ में आया कि इन सरकारों के साथ में आंदोलन करके कुछ होगा नहीं। इनको एक चैलेंज करने के लिए पॉलिटिकल फ्रंट का होना जरूरी है जो पब्लिक की बात करे। तो आम आदमी पार्टी पिक्चर में आ गई। आम आदमी पार्टी का आम आदमी से ज्यादा अच्छा निशान नाम क्या हो सकता था, और झाड़ू से अच्छा सिंबल क्या हो सकता था। तो ये भी बहुत एक्साइटिंग था। मैं इन सब जर्नीज का हिस्सा रहा हूँ। और इसके बाद जब पार्टी बन जाती है तो जो रोल होते हैं वो थोड़े से ऑफिशियल टाइप के हो जाते हैं कि अब आपकी कुछ परमानेंट जिम्मेदारियां, प्रोफेशनली जिम्मेदारियां, आपको हर रोल को प्रोफेशनली डील करना है। आपने एक फिल्म देखी होगी लगान, जिसमें गांव वालों को क्रिकेट मैच खेलना पड़ा और तब उनका लगान माफ होना था। तो जब मैच आप क्रिकेट के मैदान में उतर जाएंगे तो आपको क्रिकेट के नियम तो सीखने पड़ेंगे। तो नियम सीखने शुरू करें। फिर मैं तो राजनीति से कोई वास्ता ही नहीं था। आई नेवर यूज्ड टू लाइक पॉलिटिक्स बिकॉज़ आई नेवर यूज्ड टू लाइक पॉलिटिशियंस। पॉलिटिक्स ने हमारे देश को क्या दिया है वो आप सब तरफ देख रहे हैं। तो लेकिन ये विचार मन में आया कि इसको ठीक किया जाए। गड़बड़ी को रोने से नहीं होगा, गड़बड़ी को ठीक करने का विचार अगर आप बना लें तो झाड़ू हाथ में लेकर निकल सफाई करनी होगी, निकल पड़े फिर हम, और कारवा बनता गया। तो आपने क्रिकेट का जिक्र किया है, बचपन में कौन सा गेम बहुत ज़्यादा पसंद रहा? पता नहीं आपके दर्शक हंसेंगे, लेकिन मैं गुल्ली डंडा और लड्डू नचाने और पतंग उड़ाने जैसे गेम्स में ज़्यादा रहा हूँ। हाँ। और मैं काफ़ी एक्सपर्टीज रखता हूँ इन गेम्स में। ये क्रिकेट वगैरह तो अब बाद में थोड़ा क्रेज हो गया। क्रिकेट को मैं थोड़ा समझता हूँ कि टाइम बहुत ज़्यादा लेता है, 8 घंटे 10 घंटे लग जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में क्रिकेट को इतना सारा समय मिलना अभी और भी देश को बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत है युवाओं की। तो मैं ये सब गेम खेला करता था अपनी गली मोहल्लों में और संगी साथियों में। खूब लड़ाइयाँ होती थी और बड़ी चुगलबाजी होती थी, और इससे रियल स्किल डेवलप होते थे। तो आपका बचपन कहाँ, वैसे बचपन गुजरा कहाँ, किस शहर में? तो मेरे फादर शुगर इंडस्ट्री में रहे। तो शुगर इंडस्ट्री में क्या होता है कि ट्रांसफर होते रहते हैं। शुरुआती मेरा समय बिहार में, बिहार के बॉर्डर पे एक यूपी में कस्बा है, डिस्ट्रिक्ट पटरौना में। पटरौना, अच्छा। तो वहाँ पर मैं रहा, और उसके बाद फर्दर और डीप बिहार में ट्रांसफर हो गया तो चंपारण जिले में। वहाँ से मेरा 10th और 12th का किया। तो ये अदब के शहर लखनऊ में आपने दाखिला कब लिया? तो बिहार की पढ़ाई 10th और 12th तक करी। फिर लगा कि यहाँ जो माहौल था बहुत छोटी जगह थी, वो लगा कि वहाँ पढ़ के अब दुनिया के चैलेंजेस को नहीं फेस कर पाएंगे। तो लखनऊ में कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने आइडिया दिया कि यूपी आओ, जड़े तो यहीं पर है, वापस आओ। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पर आया, लखनऊ आया। यहाँ से जिस तरह से मैं आपको पीसीज में देखता हूँ, आप बहुत संजीदा हैं, लेकिन फिर आपको मैं कभी कभी आपके कुछ ट्वीट्स में पढ़ता हूँ, कुछ फेसबुक पे पोस्ट आपके देखता हूँ, अंदर से आप बहुत ह्यूमरस हैं। हाँ, मैं पसंद करता हूँ कि बात को लाइटली कहा जाए। गंभीर बात होनी चाहिए, लेकिन उसको आप वन लाइनर्स में, टू लाइनर्स में लोग पसंद करते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ कि मैं वन लाइनर्स ज़्यादा लिखता हूँ, टू लाइनर्स लिखता हूँ। मुझे बात को सैटारिकल तरीके से कहने का अंदाज पसंद आता है। अक्सर मैं शोज भी जो देखता हूँ मोबाइल में, वो इस तरह के होते हैं, लाइट कॉमेडी होती है। तो ये बहुत अच्छा जरिया है। कोई जरूरी नहीं है कि संजीदा बात को बहुत संजीदा तरीके से आप कहें तभी वो संजीदा लगेगा। कार्टून्स भी बहुत उससे प्रभावित होता हूँ। कितनी सी छोटी सी बात को इतने से कार्टून में कह दिया जाता है, बहुत बड़ी बात को। तो ये कला है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें 2 कदम मैं भी चल जाऊँ। तो मतलब फिल्में आप कॉमेडी ही पसंद करते हैं? फिल्में कॉमेडी भी पसंद है, थ्रिलर भी थोड़ा पसंद है, और इंग्लिश मूवी भी अब शौक चढ़ा है। जैसे इंग्लिश समझ में, कभी इंग्लिश मीडियम में कभी नहीं पढ़ा,
तो गांव के वो स्कूलों में और बिल्कुल टिपिकल जो हिंदी का माहौल होता है, भोजपुरी मुझे बहुत लेकिन अच्छा अभी हमने लगा। आपको देखा कि अर्नब के शो में आपने उनके अंग्रेजी में बहुत हाँ, अंग्रेजी कोई कठिन भाषा नहीं, भाषा कोई भी कठिन नहीं होती, आप अगर उस पे उसको भाषा की तरह लें, भाषा की तरह। तो मैंने अंग्रेजी को सब्जेक्ट की तरह नहीं लिया, भाषा की तरह लिया। और भाषा का मतलब होता है उसको पढ़ना है, अपनाना है, आपको खूब सुनना है, खूब बोलना है। तो वो प्रैक्टिस करके हमने वो कमी दूर करने की कोशिश करी। अब कभी कभी पार्टी में भेज देती है इंग्लिश डिबेट्स वगैरह। तो अब जैसे डिबेट शो में बहुत सारे अपनी अपनी पार्टी के सारे लोग हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारी पार्टी। तो आपको अपने अलावा दूसरी पार्टी में कौन है जो लगता है कि हाँ इनकी जो डिबेट करने की शैली है, इनका अंदाज जो है मुझे अच्छा लगता है? देखिए, मुझे तो खाटी देसी टाइप के जो लोग होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, जो बनावट के साथ नहीं बोलते। तो मैं प्रवक्ताओं को ही खाली नहीं कहूँगा, स्पीकर्स कई पार्टियों में बहुत अच्छे हैं। आरजेडी के सांसद हैं मनोज झा साहब, बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। और हमारी अपनी पार्टी में इतने ज्यादा लोग अच्छे स्पीकर्स हैं कि बाहर देखने का बिल्कुल, आप हमारे संजय सिंह साहब को कितना हर टॉपिक पे इतनी ग्रेविटी के साथ में और संजीदगी के साथ में वो रखते हैं कि उनसे सीखने वाला है। अरविंद केजरीवाल जी इतने टू द पॉइंट और एक एक बात को रखना, तो बहुत ही इंस्पिरेशन के लिए हमें लकी हैं हम कि हमें बहुत ज्यादा दूसरी पार्टियों में जाने की जरूरत नहीं पड़ती सुनने के लिए, देखने के लिए। मेरा मानना है कि कोई भी आदमी अगर जनता की बात दिल से करेगा तो वो एक अच्छा स्पीकर होगा, वो उसकी जबान पे आएगा, उसकी अगर नीयत साफ होगी तो उसकी बातों में वो झलकेगा। तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि मैं एक राजनीतिक के तौर पर कम बोलूं और एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर ज्यादा। तो वो एक रोल अगर आपको क्लियर है कि आपका क्या है, आप लोगों की समस्याओं को बोलो, तो आपको ठीक बोल पाओगे। तो क्या मतलब कभी डिबेट से पहले क्या जैसे होमवर्क भी करते हैं कि हाँ अभी शाम में 9:30 बजे मुझे जाना है, तो कभी 7 बजे मुझे बताया गया है कि 9:30 बजे आप डिबेट शो में, थोड़ा बहुत उस पर होमवर्क भी करते हैं कि अच्छा कौन कौन है वहाँ पे, और भी जानना चाहते हैं क्या और कौन है? नहीं, इससे तो फर्क नहीं पड़ता कि कौन है, क्योंकि हमें उनको जवाब नहीं देना है जो अदर पैनलिस्ट है। मैं उस पर यूजुअली फोकस नहीं करता हूँ, मैं आपको उनके क्वेश्चन का जवाब दूं। मैं बस ये देखता हूँ कि टॉपिक क्या है, उस टॉपिक से संबंधित अगर कोई डेटा हमें बोलने हैं तो डेटा तो थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि हमारी पार्टी बहुत ही फैक्चुअल चीजों को रखती है हमेशा, तो वो डेटा स्टडी थोड़ा हम कर लेते हैं, बाकी चीजें तो दिल से कभी ऐसे बैठकर रटने वाली तैयारी तो। अच्छा, हमने संजय जी का इंटरव्यू किया था तो हमने उनसे पूछा था कि आपके फेवरेट सिंगर किशोर दा है या फिर रफी साहब हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आपने पूछने की जरूरत नहीं है कि किशोर दा गाने हमने आपके सुने हुए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके किशोर कुमार जी एक बड़े वर्सेटाइल सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, शायद सभी कुछ थे। तो उनका गाना कोई भी गा लेता है, ऐसा नहीं स्किल चाहिए, वो तो उन्होंने भी नहीं सीखा था, मैंने सीखा और हमने भी सीखा नहीं, हमने कोशिश भी की होगी तो हमें किसी ने सिखाया नहीं। तो किशोर जी के गाने गुनगुना के बड़ा मन टेंशन रिलीवर टाइप के। तो मेरे ख्याल से स्कूल डेज वगैरह में या कॉलेज में भी आप रहे होंगे, मतलब आपके जो साथी लोग रहे होंगे। हाँ, मैं टीचर्स का प्रिय था कि जो फंक्शंस होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, तो मुझे कोई ना कोई गाना गाने के लिए कह दिया जाता था। हाँ, तो किशोर दा का कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि ये वाला गाना मैं बहुत ज्यादा लाजवाब गाता हूँ? मैं लाजवाब गाता हूँ तो ये मेरा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि एकदम वो हो जाता है ना, जैसे कुछ गाने हैं तो मुझे भी, जैसे मैं बहुत सारे गाने गुनगुनाता हूँ, जैसे मैं कैलाश खेर जी के गाने अगर गाता हूँ, मुझे खुद भी पसंद है तो मैं गाता हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं ये वाला थोड़ा सा अच्छा उठा लेता हूँ। अब तो किशोर दा के हमने कई सारे किशोर जी के गाने बहुत ही, कई गाने तो ऐसे ही कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है, मैं अक्सर गुनगुनाने लग जाता हूँ। कभी अलविदा ना कहना, ये मुझे बड़ा ही गाने के बाद भी अच्छा लगता है। चलते 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 मेरे ये गीत याद रहना, कभी अलविदा ना कहना, बीच राह में दिलबर बिछड़ जाए कभी हम अगर, तुम दिन जाऊं कहाँ दुनिया में आके कुछ ना। तो मतलब मैं गीत गाऊं तो उसका जवाब आप जहाँ हमारा वो शब्द खत्म होगा तो आप किशोर दा के गाने से ही जवाब देंगे, कोशिश करते हैं। तो मैं एक गाना रफी साहब का है जो मुझे अच्छा लगता है, अक्सर मैं गुनगुनाता हूँ। छलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा, छलके तेरी आँखों से शराब और ज़ियादा,
महके तेरी सांसों में गुलाब और ज्यादा। आप तो खुद ही बड़ा कमाल में गाते हैं तो, लेकिन ज्यादा से मुझे कुछ याद आया नहीं ज्यादा। लेकिन शराब के उस पर तो मैं जब छोटा था तो उस समय कैसेट आया करती थी, 2-in-1 में छोटा सा था में, और कैसेट तो पंकज उदास की एक एल्बम आई थी कैसेट की, उसका नाम था पाकीज़ा या कुछ, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो बड़ा ही चलती थी। उसमें ज्यादातर वो मैं खाने वाले तो हुई महंगी बहुत ही शराब की, ये लेकिन तरन्नुम हुई महंगी बहुत शराब के, थोड़ी थोड़ी पिया करो कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये सुनते थे। और इस तरह के और कई इसमें। तो किशोर दा के गानों के अलावा गजलें मतलब आपको पसंद है? जगजीत सिंह साहब बहुत ज्यादा पसंद, क्योंकि जगजीत सिंह साहब का जो गजलों का जो लैंग्वेज होता है वो कंपैरेटिवली मुझे इजी सिंपल लगता है। उसमें उर्दू थोड़ी कम था, मेरे उर्दू की गाने बहुत अच्छी होती। गुलाम अली साहब तो खैर गजलों के बादशाह है, लेकिन उनकी कई शब्द मुझे समझ नहीं आते, जगजीत सिंह जी ज्यादा करीब हो जाते हैं। इसके अलावा तलत अली, हिंदी साहब। तो एक जो गजल वाली है ना कि वो आज जाने की जी जिद में, वो आनंद साहब। जी 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 जी। तो ये तो हाँ, इसको भी मैं काफी सुनता हूँ। हाँ, सुनते हैं तो आप थोड़ा गाते भी सुनाइए जरा, अच्छा लगे। आज जाने की जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। मेरे ख्याल से खाली वक्त में आप जो है गीत ज्यादा गुनगुनाते होंगे। हाँ, मैं लॉन्ग ड्राइव का बड़ा शौकीन हूँ, तो मुझे कई बार मैं अपना जो गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम है वो ऑन करना भूल जाता हूँ, खुद ही गाता गाता हूँ, लंबा चला जाता है। आप जो आपने काफी वक्त दिल्ली में बिताया और लखनऊ में तो आपने रहे ही, तो दोनों शहर में ज्यादा पसंद कौन सा शहर है? मुझे थोड़ा छोटे शहर ज्यादा पसंद है। यहाँ इंसान की एक थोड़ी पहचान होती है, यार दोस्त मिल जाते हैं, थोड़ा टाइम होता है हम लोगों के पास। शाम को काम से फ्री होइए और फोन करिए दोस्तों को, कहाँ हो भाई, साथ में खाना खाते हैं। हाँ। मुझे कई बार लगता है कि शाम का जो खाना है वो कभी भी एक परिवार को नहीं साथ में, वो अकेले नहीं खाना चाहिए, कोई ना कोई तो, या तो हम बड़े बेतकल्लुफ हैं, हम कहते हैं दोस्तों को या तो हमें बुला लो या तो आ जाओ, या हमारे आ जाओ, खाना साथ में खाएंगे। तो कोई महफिल जम जाती है। तो आजकल की जिंदगी में कोई रिक्रिएशन के प्रोग्राम अलग से बनाने का टाइम नहीं मिल पा रहा, और वो बड़ा फॉर्मल हो जाता है। तो अचानक से मतलब कई बार तो ऐसा होता है कि दोस्तों ने कहा खाना हमारा बन गया है, तो जो बन गया वो लेकर के आ जाओ, हम भी खा लेंगे। तो मुझे ऐसी मतलब आज भी आप एकदम हॉस्टल जैसी लाइफ जो है जीना पसंद कर रहे हैं। अब थोड़ा पारिवारिक डिसिप्लिन तो आ गया है, लेकिन मस्ती वही होती है, मस्ती वही होती है, क्योंकि अलग से नहीं टाइम निकाल सकते। तो लखनऊ में खाने के लिए लखनऊ बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो लखनऊ में किस तरह के फूड आप पसंद करते हैं और कौन से ऐसे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे आप जाना पसंद करते हैं? परिवार तो मेरा शुद्ध शाकाहारी है, लेकिन लखनऊ आने के बाद फिर मेरा शाकाहारी कबाब शबाब भी आपने? हाँ, मैंने शुरू किया। तो मैं लखनऊ का जो मुगलाई है वो पसंद करता हूँ। मैंने सोचा तो मैं ये जो आपके लिए पौधा लेके आया हूँ, मैंने सोचा तो टिफिन में 4 कबाब लेके चलो, लेकिन मुझे यही एक्चुअली कंफर्म नहीं था, कि मुझे लगा कि शुद्ध शाकाहारी हुई है तो इंटरव्यू खराब हो जाएगा। तो कबाब इसके बाद रखते हैं। मेरा मन किया कि मैं लेता चलूं, तो लेकिन फिर हमने सोचा, लेकिन मैं नॉनवेज इतना ज्यादा नहीं खाता हूँ, कभी महीने में 1-2 बार कभी ऐसा रहता है। वेजिटेरियन में मुझे बहुत ही हरी सब्जियां, सिंपल खाना, मिर्च मसाले हमारे यहाँ नहीं बनते, मैं बहुत पसंद करता हूँ उसको, शौक से खाता हूँ। ऐसी सब्जियां जो
यूथ या आजकल की जनरेशन शायद पसंद देख के नहीं मुंह बनाती हाँ। होगी, मैं उसको बड़े शौक से खाता हूं। बिहार में रहने की वजह से चावल और दाल मेरा बड़ा फेवरेट बन गया अपने आप ही। चावल दाल और आम का अचार। चावल दाल, कोई साथ में भजिया टाइप की हाँ। सब्जी हो और आम का अचार हो तो हाँ। जन्नत है, जन्नत है बिल्कुल। मतलब बहुत ही मतलब सिंपल वे में और हर चीज को एंजॉय करते हैं। तो फिल्में वगैरह भी आप देखते हैं? फेवरेट बॉलीवुड के कौन से वो स्टार हैं जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है? आमिर खान बहुत करीब है, बहुत करीब है। हर मूवी में एक तो एंटरटेनमेंट होता ही होता है और मैसेज बहुत जबरदस्त वो आपने उनकी कौन सी फिल्म बहुत ज्यादा बार देखी? मतलब मैं लगान मूवी को तो कोट करता हूँ अपने स्पीचेस में, वो एक मेरे लिए पूरा मोटिवेशन सोर्स है और वो हमारे साथ हुआ है। हम तो अच्छे वाले जैसे किसान खेती में खेती करने के लिए था, अंग्रेजों ने क्रिकेट खिलवा दिया। मैं तो एक इंजीनियर हूँ, एमबीए प्रोफेशनल हूँ, काम करता था। एक भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई, उन्होंने पॉलिटिक्स में घुसा दिया। पॉलिटिक्स मैच शुरू हो गया फिर। हाँ, पहली पारी जीत भी लिया दिल्ली, पहली पारी जीते, दूसरी पारी जीते, तो सेंचुरी हो गई, मतलब वो हैट्रिक हो गई। अब पूरी इनिंग्स जीतनी है, देश में भी सरकार ऐसी आम आदमी पार्टी की जैसी होनी चाहिए, देश पे झाड़ू चले भ्रष्टाचार पे। तो अभी जैसे लखनऊ वगैरह में कहीं आप आना जाना ऐसा होता होगा, जनरली लोग मिलते होंगे, तो किस तरह की बातें रखते हैं कि आप लोग आ जाइए उत्तर प्रदेश और मतलब ये कर दीजिएगा, वो कर दीजिएगा? कुछ पब्लिक में बहुत ज्यादा हमको लेकर गुड वाइब्रेशंस है। गुड वाइब्रेशंस में यही अच्छा लगता है कि आपको जो इज्जत मिले वो मुंह पर तो मिले, पीछे भी लोग पीछे भी अच्छी बात, वही असली इज्जत होती है। मैंने तो बचपन से देखा है, पॉलिटिशियन को तो यही कहा जाता है, मतलब पीछे गाली नहीं जाती है, सामने जो इज्जत होती है वो डर की होती है या किसी लालच की होती है। पर ये अच्छी बात है कि हम लोग को एप्रिसिएशन मिलता है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, इसमें हम जो मुद्दे उठाते हैं वो जनता के मुद्दे होते हैं। भाई बिजली के बिल से जनता परेशान है और मैं भी जनता का हिस्सा हूँ, तो मैं भी परेशान हूँ। स्कूल की फीस भी अगर बहुत ज्यादा है और कोरोना टाइम में लोगों की इनकम अगर खत्म हो गई तो मेरे भी काम पे असर पड़ा, मेरे को भी दिक्कत आई। मुझे भी लगता है कि फीस कम होनी चाहिए, राहत मिलनी चाहिए, सरकारी राहत सबको मिलनी चाहिए, मुझे भी मिलनी चाहिए। तो मैं कनेक्ट कर पाता हूँ या हमारी पार्टी कनेक्ट कर पाती है। हमारा कोई अलग से अपना एजेंडा नहीं है कि हमको ये वाला एजेंडा डालना है। हमारा एजेंडा वही है कि लोगों की जो तकलीफ है उसकी बात करो। पाकिस्तान बाद में देख लेंगे, बड़े बड़े जो इश्यूज आप जिसमें फंसाया करते हैं, मंदिर मस्जिद और ये सब चीजें, ये हमारी निजी आस्था है। लेकिन हमारी जो बेसिक जरूरतें हैं वो हिंदू की है, वो मुसलमान की है। सबको अपने बच्चों को पढ़ाना है, सबको बिजली के बिल देने हैं। तो बड़ी अजीब सी सरकार है कि वो कहती तो है कि हम इसके भले हैं, इस कम्युनिटी के भले हैं, लेकिन जिसके भले हैं उसके भी बिल, उसका भी सिलेंडर बड़ा महंगा है, उसका पेट्रोल डीजल उतना ही महंगा है, वो भी बच्चे नहीं पढ़ पाते। गेहूं के साथ घुन भी जो है, हाँ, तो ना गेहूं को दोनों पीसना है, एजेंडा कोई था। तो वो तो भटकाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि पब्लिक, लेकिन आप परेशान है। अगर आपकी इनकम 10,000 है तो आपके खर्चे 20 कर दिए, जाहिर सी बात है आप 10,000 रुपए महीने के कर्जे में या परेशानी में पीछे। तो लोग देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की जो नीतियां हैं, जो बातें हैं, उसमें उनको समाधान नजर आता है, रिलीफ नजर आता है। एंड रिलीफ नॉट जस्ट मेंटल, रिलीफ टू द पॉकेट। सरकार का ये काम है कि अपने नागरिकों को हर तरह की रिलीफ दे। लोग हमसे कनेक्ट कर पाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। ये अच्छी वाइब्रेशन है। कभी आपने इलेक्शन लड़ने के बारे में? मैं तो अगर इलेक्शन लड़ूंगा तो अपने घर में ही हार जाऊंगा। मैं इलेक्शन मटीरियल नहीं हूँ, लेकिन मैं पार्टी के बहुत सारे काम संभाल लेता हूँ। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेशंस, मीडिया, कंटेंट डिजाइनिंग, प्लानिंग और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं। तो इसमें मैं पार्टी को अपना योगदान देता रहता हूँ। इलेक्शन अगर मैं लड़ूंगा तो 10 वोट भी मिल जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। तो आम आदमी पार्टी में इतना सारा वक्त आपने बिताया है, तो आम आदमी पार्टी में कोई होगा जो बहुत क्लोज है, जिससे मतलब एकदम याराना, मतलब टीम तो है ही है, टीम का तो है ही है, लेकिन इसी में कोई एकदम बेस्ट फ्रेंड जैसा होगा, एकदम याराना जैसा, कुछ जैसे बोलते हैं ना कि वो आपने एक रोल ले लिया, एक बाइट आप काट रहे हैं, एक बाइट वो, इस टाइप का याराना। कोरोना में बाइट्स तो काटनी नहीं है, शेयर नहीं करनी है, लेकिन आपका मतलब समझ गया। तो हमारे जो सांसद संजय सिंह जी हैं वो मेरे बहुत करीब हैं और मैं भी समझता हूँ कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो आंदोलन का टाइम याद आता है कि वो आते थे एक पॉलिथीन में, उनके पास उनके एक टॉवल होता था बस, वो भी कभी कभी वो भी नहीं होता।
तो आते थे हमारे घर पे ही, और मतलब ये घर उनका घर है और दिल्ली में जो उनका घर है वो मेरा घर है। तो आते थे भाई, और हमारे यहाँ चूंकि 2 कमरे हैं, तो ड्राइंग रूम में साहब वो गद्दा पड़ जाता था, और एक ड्राइंग रूम में दीवान पड़ा हुआ है। तो मैं हिचकिचाता था कि अरे भैया को कहाँ लेटने को, भैया आप ऊपर सो जाइए मैं नीचे सो जाऊंगा। और हमारी आधे घंटे यही लड़ाई होती थी कि मैं नीचे मैं सोऊंगा, संजय भाई कहते थे नीचे मैं सोऊंगा, मुझे नीचे बड़ा अच्छा लगता है, तो हवा बड़ी अच्छी आती है, बहाने बनाते थे। तो अच्छी बात यह है कि आज इतने चर्चित सांसद होने के बावजूद वो वैसे ही है, डाउन टू अर्थ, वैसे ही उसी जमीन के गद्दे को आज भी बढ़िया नहीं लाती, और वो आज भी उसी बैठने की जिद करेंगे। आज भी अगर इसमें बदलाव आया होता तो हमारी दूरियां बन गई होती, क्योंकि हमें पद और पोस्ट से कोई लगाव नहीं था, तब हम लोग एक जैसे साथी हुए। और यही सादगी आपको हमारे एक एमएलए हैं दिलीप पांडे जी, उनके अंदर मिली, गजब की सिंप्लिसिटी। और वो बंदा ऐसा है कि रात के 2 बज रहे हो, 3 बज रहे हो, 4 बज रहे हो, आपको हेल्प चाहिए आपको किसी बात की, आप उनके जानने वाले ना हो तो भी आप उनको किसी तरह अप्रोच कर लीजिए और ट्विटर पे टैग कर लीजिए, आई एम देयर विद यू। बस प्रॉब्लम को अपनी जितना वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए करते होंगे उतना ही वो आपके लिए करेंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। फीडबैक भी देते हैं, हुआ कि नहीं हुआ काम। अमेजिंग, मैं कई बार ताज्जुब करता हूँ कितनी बैंडविड्थ आपकी कैसे है, आपकी पूरा टीवी कर लेते हैं। कोरोना टाइम में वो भगवान बन गए थे हर आदमी। तो आम आदमी पार्टी में जैसे बहुत मतलब ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है, तो अब सडनली जब आम आदमी पार्टी बन गई और बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियन जो सियासत में वो जो गंदी वाली पीएचडी है वो करके बैठे हुए हैं, तो जब उनसे सामना होता रहा हो तो कभी वो हुआ कि हाँ कहाँ आ गए? देखिए ये लड़ाई जो है जुनून और पैसे की है, और जुनून और पैसे के बीच में जब जंग होती है तो जुनून जीतेगा और पैसा हारेगा। ये लाइन मैंने अरविंद जी के मुंह से सुनी है और मैंने इसको उतार लिया है, और मैं सब साथियों में देखता हूँ, आपके अंदर देखता हूँ क्या सोच के आप यहाँ आए हैं। तुम पार्टी तनख्वाह तो देती नहीं है, मैं आपको सबको बता दूं पहले कि पार्टी हमें कुछ देती नहीं है और नाम लेना चाहते हैं। पार्टी से मोहब्बत है, पार्टी की जो विचारधारा है उससे हमें मोहब्बत, लेकिन पार्टी बहुत कुछ देती है। ये पार्टी आपको वो सेटिस्फेक्शन देती है कि आप इस देश को बनाने में के काम में जुटे हुए, देश की तकलीफों को दूर करने के प्लेटफॉर्म पर आप और बहुत ईमानदारी से काम करें। तो ये सेटिस्फेक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मैं समझता हूँ कि इससे और क्या चाहिए। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे चुनाव हैं, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, अभी ताज़ा हमने वो देखी है जो कहते हैं गुंडई। इस तरह से जब होता है तो कैसे नहीं, प्रधानी का जब इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी ने ये कहा था कि मतलब बीजेपी बहुत बुरी तरह हारी इसमें, तो उन्होंने कहा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो उससे एक कदम आगे बढ़ के जिला पंचायत का चुनाव है, अब इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब एकदम प्रचंड जीत और ये सब, तो ये इसके बारे में क्या क्या कहेंगे आप? प्रचंड बदमाशी, प्रचंड बदमाशी, प्रचंड दुरुपयोग ऑफ सत्ता, प्रचंड बेईमानी, इसको आप प्रचंड जीत में अगर तब्दील करके देखना चाहते हैं तो वो कह सकते हैं। बीजेपी अकेली चुनाव नहीं लड़ती है, बीजेपी के साथ पूरा मीडिया, इवन चुनाव आयोग, सब चुनाव लड़ते हैं, और झूठ फैलाने की फैक्ट्री होती है पूरी, नफरत बोने की फैक्ट्री होती है, गांव गली गली झूठ फैलाना, दुष्प्रचार करना, आईटी सेल, हजारों करोड़ रुपए का फंड, दूसरे पार्टियों को बदनाम करना, और बदनाम भी ऐसा वैसा नहीं, ये सीधा या तो चारित्रिक हमले करते हैं या फिर ये आपके निजी रूप से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी पार्टियों से आपको वास्ता पड़ा। बिल्कुल आप किस तरह के होते होंगे देशद्रोही, ऐसे होते होंगे जो आप देश के लोगों को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, देशद्रोही। ये सच मायने में ये है, तो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही नहीं, लेकिन देश के लोगों के हितों को जो नुकसान पहुंचा रहा है वो देशद्रोही है। ये वो सारे काम करते हैं, बहुत ही विंडिक्टिव नेचर की पार्टी है। हमारे घर वाले भी सोचते हैं कि आप पंगे ले रहे हो, आप ये कर रहे हो, लेकिन मन का जो डर है वो निकाल दिया। मौत कहीं भी हो सकती है, और जो लिखा है उससे 1 मिनट ज्यादा की ना जिंदगी कोई दे सकता है और ना उससे कम की दे सकता है, कोई चेंजेस नहीं करा सकता। तो जब तक है तो कम से कम एक अच्छे कॉल से जुड़े रहना करते हैं, इस जोश के साथ हम
अब जैसे भी संजय जी ने मुलाकात की अखिलेश यादव जी से, तो अब लोग इस मुलाकात को फौरन जो है वो पॉलिटिकल मोड़ देना शुरू कर देते हैं कि भाई गठबंधन हो गया। आज की मैंने अखबार में देखा कि आपका और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो गया है। तो इस तरह की जब मुलाकातें होती हैं तो या इस पर कुछ कभी चर्चा होती है कि मिलने जा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है, या मतलब नहीं होती है चर्चा, होती है इसलिए? हाँ, तो आपको पहले से पता था कि हाँ अखिलेश जी से मुलाकात होने वाली है? दो पॉलिटिकल लीडर्स जब मिलेंगे अलग अलग पार्टियों के, और जब दोनों ही प्रमुख पार्टियां जनता में लड़ने जा रही हैं इलेक्शन को, तो चर्चा होगी, चर्चा होनी भी चाहिए। हमें अच्छा लगता है ये चर्चा में बने रहना, एक्चुअली इम्पोर्टेंट होता है पॉलिटिक्स। और उत्तर प्रदेश में जितनी भी लोगों की मूल जरूरतें हैं वो यहाँ की जो सरकार है उसकी सांप्रदायिक तरीके से जो वो चलाते हैं, नफरतें फैलाते हैं, उसमें मूल जरूरतें दब गई हैं। लोग बहुत परेशान हैं, बहुत फाइनेंशियल डिप्रेशन में। तो यूपी में इमीडिएटली, जैसे कहते हैं ना, फॉरेन वैक्सीन चाहिए अभी, एंटी वेनम चाहिए, वैक्सीन नहीं, एंटी वेनम। सांप ने काट लिया है और जहर फैल रहा है और जल्दी से फौरन दवा देनी है वरना लेट हो जाएगी। तो अभी यूपी में वो हालत है। तो एंटी वेनम देने के लिए सभी जो भी प्रो पीपल पार्टियां हैं, अगर वो साथ में आके करना पड़े तो करना चाहिए। अभी खुद कर सके तो वैसे करना चाहिए। हाँ, अभी हमने एक चीज देखा, हमने उसको शेयर भी किया, आपने ट्वीट किया था उसको, ये इंटर्नशिप करने वाला आम आदमी पार्टी में स्टूडेंट आके इंटर्नशिप करें। ये आइडिया कहाँ से आया? क्योंकि इससे पहले मैंने किसी पॉलिटिकल पार्टी में इस तरह का कहीं कुछ नहीं सुना। तो इस पर कभी कुछ मतलब अच्छी खासी चर्चा हुई है? और फिर मेरे ख्याल में आप इससे जरूर रहे होंगे। मैं इसको लीड कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आइडिया दिमाग में कैसे आया? ये वाकई एक इनोवेटिव चीज है कि जो यूथ है उसको पॉलिटिक्स करने के लिए, देश के कामों में योगदान करने के लिए एग्जैक्टली कोई नेता ही बनने की जरूरत नहीं है कि वो राजनीति में आ जाए। तो हम ऐसे नए नए तरीके निकाल रहे हैं कि हर आदमी अपनी कला को लेकर भी देश की तरक्की में योगदान दे सके। जैसे आप कलाकार हैं और आपकी कला के जरिए लोगों तक जो हमारे पॉलिटिकल बोरिंग भाषण होते हैं वो मनोरंजक तरीके से पहुंच सकते हैं और अच्छे कंटेंट के साथ पहुंच सकते हैं। ये आपका एक बहुत बड़ा योगदान है। और कई बार लोगों को जो हंसी में बात कह दो वो ज्यादा समझ में आ जाती है और गंभीरता से कम समझ। तो ऐसे ही ये भी हुआ कि जो आज का युवा है जो इतने बड़े बड़े कोर्सेज, इतने महंगे कोर्सेज करता है, आगे फिर नौकरियों में चला जाता है, तो उसको भी थोड़ा देश की समस्याओं के साथ जोड़ा जाए। तो आम आदमी पार्टी चूंकि एक ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तो हमने सोचा कि युवा का जो इंटर्नशिप करने का एक उनका मैंडेटरी होता है, ये करना है, तो उसको एक पॉलिटिकल पार्टी में प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये एक एक्सपेरिमेंट था जो दिल्ली में हुआ और बहुत सक्सेसफुल रहा। अब यूपी इलेक्शन में मैंने दोबारा से तो इस पे क्या ये पेड इंटर्नशिप को भी कुछ पे भी करेंगे? नहीं, ना इसमें कुछ देना होता है ना कुछ लेना होता है। देना होगा, सर्टिफिकेट देंगे, सर्टिफिकेट जाएगा पार्टी से। पार्टी उनको पॉलिटिकल कामों में यूज नहीं करेगी। उनको जैसे पब्लिक के लिए सरकार की कौन कौन सी योजनाएं हैं उनको स्टडी किया, योजना को कितना फायदा हुआ वो देखा, एक्चुअल कितना पहुंचा, कितना नहीं चला था और कितना पहुंचा, और बीच में कहाँ गायब हो गया। तो ये सब चीजें। और जो युवा क्रिएटिव है उनको क्रिएटिव बनाना और तमाम तरह के कंटेंट रिसर्च, बड़े अच्छे प्रोडक्टिव काम हमारे लोग, बड़े बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, खुद जुड़ रहे हैं। तो आप देखेंगे हमारी पार्टी में जहाँ वो कुर्ते पजामे वाले एकदम जो नेता टाइप पर्सनालिटीज हैं उनके बजाय तमाम युवा घूम रहे होते हैं, लैपटॉप लिए इधर उधर बैठे हैं कहीं भी। तो एक कैंपस जैसा एनवायरनमेंट हमारी पार्टी का है, पारिवारिक जैसा है। हम चाहते हैं यही बना रहे, कभी भी ये चेंज ना हो, लोग कंफर्टेबल फील करें। मतलब यही है हमारी आम आदमी पार्टी की वो कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए। क्योंकि जाहिर सी बात है जो यंग जनरेशन है, जो यूथ है, वही तो हमारे देश का भविष्य है। अगर उसके हाथों में आगे देश आने वाला है तो उसको पॉलिटिक्स से थोड़ा दो चार होना, वाकिफ होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल उनको पता होना चाहिए। अगर युवा अवेयर है, उसको सही पॉलिटिक्स पता है, तो गलत पॉलिटिक्स के हाथों में भी ड्राइव किया। वो धर्म के नाम पर वोट नहीं देगा, वो जाति के नाम पर वोट नहीं देगा, वो सही मुद्दों को पहचान पाएगा। और यही बड़ी सफलता है। अगर आप लोगों को पहचानना सिखा दो कि सही मुद्दा है क्या, वो किस पे दें, क्यों दें, तो ये जहर की जो फैक्ट्री है ये बंद हो जाएगी। तो एजेंडा ये है। तो अभी जिस तरह से आपकी बातों में संजीदगी है, मेरे ख्याल किताबें वगैरह भी पढ़ने का शौक, शेर व शायरी
पहले बहुत था, अभी सबसे बड़ा दुश्मन जो एकाग्रता का और किताबों का है वही ये मोबाइल है और सोशल मीडिया है। अब एकाग्रता नहीं हो पाता। पिछली बार जो लॉकडाउन लगा था बहुत बड़ा, मतलब सीरियस लॉकडाउन था, तो मैंने बड़ी किताबें पढ़ी। कई दिनों तक तो मैं कंसंट्रेट ही नहीं कर पाया कि एक बुक को 20 मिनट से ज्यादा टाइम दे पाऊँ। फिर धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस डेवलप करी। तो मैं वो बाहर घर के एक पेड़ है हमारे, मैं उसके नीचे बिल्कुल वो गांव वाले स्टाइल में बैठ के एकदम बेड लगा के बकायदा, अच्छा, पलंग लगा के, चारपाई लगा के और बुक्स लेके बैठता था। और 10-15 दिन बाद मुझे लगा कि मेरी कंसंट्रेशन पावर थोड़ी बढ़ रही है, मैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा बुक पढ़ लेता हूँ। बड़ी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। तो मतलब पढ़ने का शौक रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता और डेवलप करना चाहेंगे, वक्त नहीं मिलता। हाँ, जो ये बीच में इस मोबाइल और ये भागती दौड़ती दुनिया में जो चीजें छूट जाती हैं, तो अब कोशिश हम करते हैं कि उनको वापस पकड़ पाए। वेब सीरीज वगैरह काफी आजकल पॉपुलर हैं, बहुत सारा चल रही है। आपने भी कौन सी वेब सीरीज लेटेस्ट या जो देखी थी? ये मैंने लास्ट ईयर देखी थी Amazon प्राइम पर, द लास्ट शिप। ये एग्जैक्टली कोरोना का जो पैंडेमिक है इसी से मिलती जुलती है। ये पैंडेमिक पूरी दुनिया में फैल गया है और शिप के ऊपर एक कोई शिप रह गया है जो समुद्र के बीच में था, इसलिए बच गया है, और उसके ऊपर एक वैक्सीन बनाने की तैयारी चल रही है। काफी इंटरेस्टिंग मुझे लगी, मैंने पिछले लॉकडाउन में देखी तो सीरीज। इसके अलावा और भी जो हल्की फुल्की सीरीज देखी। आपने वो भी शायद देखी होगी, मिर्जापुर, अपने कालिम भैया वाली भी अच्छी लगी? अच्छी थी क्योंकि उसमें भी है पूरा उत्तर प्रदेश की, पूरा यूपी है, पूरा यूपी उसमें है। उसको ठीक करना है, मिर्जापुर को ही ठीक करना है। वो जो माहौल है यूपी का, उसको विद्यालयों और अस्पतालों का, जैसे कहते हैं ना यूपी में भाजपा का गढ़ है, सपा का गढ़ है, हमें पार्टियों के गढ़ नहीं बनाने, इसको शिक्षा का गढ़ बनाना है, इसको स्वास्थ्य का गढ़ बनाना है। तो यही एजेंडा है। तो अभी एक पद यात्रा हमारी चल रही है, जो प्रयागराज इलाहाबाद से शुरू हुई है, ये रोजगार गारंटी पद यात्रा, इसके बारे में क्या बताइए? अभी चौथा दिन हो रहा है, 5वां दिन हो रहा है। एक्चुअली यूपी में यूथ जो है ना भारी डिप्रेशन के अंदर है। पढ़ने के लिए मौके नहीं है, और अगर पढ़ लेता है तो नौकरियां नहीं मिलती। तो वो फॉर्म भरेगा, फिर एग्जाम कब होंगे उसका पता नहीं, एग्जाम कब होंगे, रिजल्ट कब आएगा, फिर ज्वाइनिंग कब होगी, वो तमाम चीजों में। और मजे की बात यह है कि सरकारें अपने यूथ के खिलाफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक केसेस लड़ती हैं। तो बहुत डिप्रेशन, लाखों लोग सड़कों पे हैं और नौकरियां नहीं मिल रही। अभी सोचिए कि इस प्रदेश में शिक्षा की बात कैसे होगी जब शिक्षक आंदोलन पे जब शिक्षक को लाठी पड़ रही है, तो कौन सा शिक्षक, कौन सी शिक्षा आप करेंगे? शिक्षा नहीं होगी तो अशिक्षित देश कैसा होता है, कितनी तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो रोजगार गारंटी यात्रा का मतलब ये है कि अगर आम आदमी पार्टी जैसी कोई पार्टी, हम अगर सरकार में आते हैं तो पहले 7 दिन के अंदर ये जो जितने भी मुकदमे झेल रहे हैं और ये सरकारें लड़ रही हैं, वो सारे वापस ले लेंगे, सबको ज्वाइनिंग देंगे। इसलिए ज्वाइनिंग देंगे कि शिक्षा का एक गढ़ बनाना है। यूपी सुधर गया तो मैं मानता हूँ देश सुधर जाएगा। रावण की नाभि है ये, यहाँ पर अगर आपका शिक्षा का तीर चला दिया तो पूरा देश, शिक्षा का रावण मर जाएगा। तो ये हम लोगों का उद्देश्य था इस यात्रा के लिए। हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट है वंशराज दुबे, वो इसको लीड कर रहे हैं डायनामिक वे। आम का सीजन है तो इस पे सवाल हम करेंगे नहीं, क्योंकि लोग बहुत दिल पे ले लेते हैं, आम की बात ही नहीं कर पा रहे, लेकिन हम लोग हैं आम आदमी पार्टी। तो आपके अलावा मैं चाहता हूँ, मैं ये नई चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ अपने इस आपकी चर्चा काम की बात में, कि आम आदमी पार्टी से तो कौन से वो लोग हैं जिनको आप नॉमिनेट करेंगे कि अगले एपिसोड में या अगले से अगले एपिसोड में किसका इंटरव्यू आप देखना पसंद करेंगे? तो एक तो मुझे लगता है कि सबसे पहले संजय जी को तो करिए, हालांकि आपने किया है, वो पहला एपिसोड था, वो 2-4 एपिसोड के बाद फिर से उनको रिपीट करिए उनको, उनके अंदर बहुत कुछ होगा। उस दिन तो बहुत जल्दी में हम लोगों ने किया था वो। और एक दिन दिलीप जी को पकड़िए कि इतनी एनर्जी लाते कहाँ से हो? मोदी जी से पूछा था ना कि आप थकते क्यों नहीं हो, तो वो तो कुछ काम नहीं करते, फिर भी वो सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन दिलीप जी दिन रात अवेलेबल रहते हैं लोगों के लिए, और फिर भी
किताबें लिख डालते हैं, कविताएं लिख डालते हैं, मैं तो सब नहीं कर पाता हूँ। पूछिए कौन से, तो कई वन नॉमिनेशन इज दिलीप पांडे जी, और दूसरा असल में पार्टी में बहुत ही हीरे हैं बहुत सारे लोग। एक दिन मैं आपका इंटरव्यू करूंगा तो आप सेकंड नॉमिनेशन में रहा आप क्यों इतना बढ़िया सब करियर वेरियर छोड़कर यहाँ पर आ पाए। ये तो आम आदमी पार्टी और आप लोगों ने इतना इंस्पायर किया कि मैं खींचा चला आया। बस सच बताऊं तो मुझे आम आदमी पार्टी से मैं बहुत ज़माने से मुतासिर हूँ, जब से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई है। मतलब जब आंदोलन शुरू हुआ दिल्ली में तब से ही मतलब ऐसा लगता था कि अब कैसे हम मतलब स्टेज पे पहुंच जाए खाली बस। लेकिन वो तो जब ये वक्त आ गया कि अब मुझे यूपी में कुछ करना चाहिए, क्योंकि दूर से झंडे लेके दूर दूर हम खड़े रहे या हम सोचे कि ट्वीट से हम जो है सरकार में कुछ बदलाव लाएंगे या प्रदेश में कुछ चेंजेस लाने हैं, फेसबुक पोस्ट से कुछ नहीं होने वाला। मुझे लगा कि नहीं, पिक्चर में आना ज़रूरी है जी। कोई छोटा सा रोल ही प्ले करें बट पिक्चर में रहेंगे तभी तो अपनी आवाज़ जो है कुछ कहीं तक पहुँचेगी। फिर हमने कहा कि आप लोग के साथ मिलते हैं, कुछ करते हैं। तो चलते चलते भी आप जो है उत्तर प्रदेश की जनता को, यहाँ के वोटर्स को, यहाँ के यंगस्टर्स को क्या क्या कहना चाहेंगे, आम आदमी पार्टी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि भैया जो है यहाँ की जो गुंडई, दबंगई और बहुत सारी हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के राजनीति जो है उससे अगर ऊब चुके हैं तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश की सारी समस्याओं की जड़ है यहाँ की कोलैप्स्ड एजुकेशन ढांचा। और यूजुअली हम क्या करते हैं कि जब वोट देने जाते हैं तो नेता का एक चेहरा मन में ले आते हैं कि इस नेता को वोट देने जाते हैं। वोट देने का तरीका मेरी समझ से सही नहीं है। आप पार्टी का अगर एजेंडा देख लेंगे तो एजेंडा के बेस पर अगर आप वोट देंगे तो पार्टियां एजेंडा भी आपके हिसाब से सेट करेंगी। भाई मुझे जो चाहिए वही प्रोडक्ट कंपनियां लेके आती हैं मार्केट में, और मैं अगर देखूँ खाली पैकिंग कैसी है तो पैकिंग अच्छी आएगी, अंदर जो है वो गोबर निकलेगा, तो गोबर ही मिल रहा है आजकल बढ़िया पैकिंग के अंदर, गाय गोबर गाय गोबर। तो पैकिंग कैसी भी हो ध्यान मत दीजिए, एजेंडा बहुत अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन की बात करें, जब मोबाइल खरीदने जाते हैं ना तो ये नहीं कहते कि मेरा तो खानदान सिर्फ सैमसंग यूज करता है, मैं सैमसंग ही करूंगा या आईफोन करता हूँ। वो आप उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हो, कैसी कंपनी है, कैसी कंपनी, क्या फीचर है, जो पैसे दे रहा हूँ उसकी कीमत वसूल होगी कि नहीं होगी, सर्विस रिकॉर्ड कैसा है, तो सब कुछ देखकर तब एक मोबाइल में पैसे। लेकिन जब नेता चुनने जाते हो तो कहते हो वही दादाजी की पार्टी थी, वही फलाने की पार्टी थी, और वही करने। गाड़ी लेने जाते हो तो भी लेटेस्ट चाहिए, बढ़िया फीचर होने चाहिए। तो आम आदमी पार्टी बहुत ही बढ़िया फीचर वाली लेटेस्ट गाड़ी आई है मार्केट में। इसको अगर आप देखोगे सस्ती है, सस्ती क्या बल्कि फ्री है, तो वो आप ले लीजिए, आपको बहुत बरकत होगी। लेटेस्ट मोबाइल है, लेटेस्ट गाड़ी है। इस तरह से अगर आप पार्टी चुनेंगे तो आम आदमी पार्टी बहुत एक्साइटिंग इस देश के लिए पॉलिटिकल रेवोल्यूशन है। इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए, इसको अगर अपनाइए, जिंदगी आप बदल जाएगी। हम किसी भी देश से कम नहीं है, हम सबसे ऊपर है। हमारे रिसोर्सेज हैं, जो मैन पावर हमारी है वो इतनी काबिल है, उनको सही मौका दे दीजिए, कमाल कर देगी। अमेरिका से ऊपर है। क्या है अमेरिका? कुछ भी नहीं है। हमारे पास जो संस्कृति है, अगर उसको सही शिक्षा मिल जाए और संस्कृति का मेल हो जाए तो हम सबसे ज्यादा खुशहाली के पैमाने पर सबसे ऊपर होंगे। तो ऐसा आम आदमी पार्टी के साथ ये सपना पूरा हो सकता है। मैं इस सपने को लेकर ही उनके साथ चल रहा हूँ। देखिए, अच्छा, एक सवाल हमारा जो है रह गया है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगा। काफ़ी आंदोलन काफ़ी आपने किए हैं, कई सारे धरने और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा मंजर, कोई ऐसा लम्हा जो आपके जहन में एकदम टाइट हो कि हाँ मतलब वो भूलता नहीं है, वो अक्सर याद आ जाता है कि हाँ वो जो सीन था अरविंद जी के साथ या संजय जी के साथ है या कहीं पुलिस के बीच में ही कहीं, वो जो एकदम छप जाता है। जो संजय जी ने बताया था कि वो उन्होंने मम्मी ने एक मोबाइल दिया था और एक लाठी चार्ज हुआ था, तो लाठी मोबाइल पे पड़ी, तड़ाक से टूट गया। तो वो बोलते हैं कि वो मेरे जहन में एकदम बसा हुआ। तो आपके जहन में कोई सीन ऐसा? बहुत सारे हैं ऐसे। एक मूवी आई थी अरविंद केजरीवाल सिग्निफिकेंट मैन करके, तो उसमें जो सीन दिखाए गए थे तो मैं उन सीन से बहुत कनेक्ट हो रहा था कि मैं तो ये तो यार इस कमरे में तो मैं बैठा हुआ था, ऊपर मैं पीछे था, तो मैंने सब जिया है। कोयला घोटाले के टाइम हम लोग गिरफ्तार हुए थे, 36 साल स्टेडियम में हमको रखा गया था। रात में स्टेडियम में भजन वजन चलते रहे, कीर्तन चलते रहे, और उसी के बीच में वो पार्टी का नाम तय हुआ कि आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी वो एक जोरदार था। पहली बार जब हमने अपना सिंबल लॉन्च किया तो लवकुश नगर वाल्मीकि बस्ती है दिल्ली में, झाड़ू पहली बार किसने सजेस्ट किया था कि झाड़ू हो सकता है? वो 8-10 ऑप्शंस थे चुनाव आयोग की तरफ से मिलते हैं,
तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, मटका, घड़ा, नल, लेकिन झाड़ू सबको एक बार में जम गया था। उस मीटिंग में भी मैं था जब झाड़ू को तय किया गया, बहुत मेमोरेबल था। यहाँ पर एक रेप केस के प्रदर्शन के दौरान पुलिस का लाठीचार्ज हुआ और मुझे पुलिस का डंडा यहाँ लग गया सीधे मुंह पे, मेरा जबड़ा अंदर से फट गया। और वो आखिरी लाठी थी जब तक मैं डरता रहा था डंडे से, पुलिस से। उसके बाद डर निकला हमेशा के लिए। अब मैं बिल्कुल भी नहीं डरता। आप मुझे जेल भेज लीजिए, आप मेरे ऊपर मुकदमे कर लीजिए, आप मार लीजिए। बस वो पहली लाठी थी, वो पड़ी और मुझे एकदम से तो दर्द नहीं हुआ, सन्नाटा सा हो गया बिल्कुल, आंखों के आगे कहते हैं ना तारे नजर आना, वो और फिर मैं यूं खड़ा हो गया, मारो आप मारो। तो मारा भी बहुत। और फैमिली का आप एटीट्यूड देखिए, कितने लोग सपोर्टिव हैं ना डिफरेंट मैनर। जब मैं घर आया और मैंने अपने कपड़े हटाए, पूरे शरीर पे निशान थे डंडों के। तो घर वाले, मुझे लगा कि अभी घर में ना कोहराम मच जाएगा कि ये क्या कर दिया। तो वो मुझे देख के हंसने लगे, बोले ड्राइंग पेंटिंग कहाँ से करा। तो वो देखकर जो मैं उनकी सहानुभूति लेना चाहता था, वो हंसी में बदल गया। कई दिनों तक हंसे, बोले अरे क्या पेंटिंग करा के आए हो और दोबारा कब जा रहे हो। दोबारा अच्छा। और जब मैं जाता हूँ घर में पुलिस आती है, योगी जी की मेहरबानी से आए दिन वो सिक्योरिटी भेज देते हैं। तो हमारे घर में कोई डर नहीं है इस बात। कहते हैं क्या अरेस्ट हो रहे हो क्या, 4-5 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे क्या, वकील कुमार ने फोन कर देंगे आप। तो ये सपोर्ट बहुत है मुझे फैमिली का, ये सब मेमोरेबल होता है। बच्चों में कोई डर नहीं है मेरे। बच्चे, आपके बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, मेरी बेटी है बहुत दिल के मेरे करीब है, बेटा है 11 साल का। वही मेरे पॉलिटिकल अरेंजमेंट जितने होते हैं, डिबेट होती है, पहले टेक्निकल सेटअप सारा वही कर देता है। उसको पता है कि कौन सा इवेंट होना है, तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है, फटाफट लॉजिस्टिक ला के अपना सेट कर देता है। बेटी का नाम क्या है? बेटी मेरी पावनी नाम है। पावनी। बेटे का नाम मानव। थोड़ा डिफरेंट, अलग नाम। पावनी मतलब प्योरिटी, कम नाम सुने। दोनों बच्चे बहुत सिंपल हैं और बहुत ही अच्छी सोच रखते हैं। जो उनसे सीखता हूँ, नई जनरेशन आजकल कैसे सोचती है, वो बहुत कम्युनिकेट करते हैं। बेटा मेरा ध्रुव राठी के वीडियो देखता है। अच्छा। और जो ये एक न्यूज लॉन्ड्री वेबसाइट है, बहुत ही पसंद करता है। तो आपको मतलब ये इस तरह के, जैसे जो ध्रुव राठी का आपने जिक्र किया, न्यूज लॉन्ड्री पे जो शोज चलते हैं, इस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, ये आपको मतलब एक तरह से पसंद है इस तरह के इंटरव्यूज? कोई भी शो जो पब्लिक की बात करता हो, रियलिटी को सामने लाता हो, गलत चीजों को एक्सपोज करता हो, वो पसंद है। क्योंकि मैं उसी लाइन पर काम कर रहा हूँ, तो चलिए वैभव जी से बहुत ढेर सारी बातें हमारी हो गई। हम लोग क्या कहते हैं कि कैमरे के पीछे और भी कुछ बातें चलती रहती हैं, लेकिन ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप तक पहुँचे, क्योंकि वैभव जी आम आदमी पार्टी की आवाज़ भी हैं और आम आदमी पार्टी का चेहरा भी है। क्योंकि जैसे कि बताया उन्होंने कि मतलब डे 1 से मैं जुड़ा हुआ हूँ, सिंबल डिसाइड हुआ तो मैं साथ में था, नाम डिसाइड हुआ तो हम साथ में थे, टीम, तो इस तरह से काम की गई। और आम आदमी पार्टी की जो जिस तरह की सोच है, जिससे मैं भी काफ़ी मुतासिर हूँ कि भाई आम आदमी पार्टी ने कहा कि मैं राजनीति करने तो कतई नहीं आया हूँ, राजनीति बदलने आया हूँ, और बदलने का सिलसिला दिल्ली से शुरू हो चुका है और चलते चलते उत्तर प्रदेश भी आ गया है। तो अब हम उत्तर प्रदेश वाले डिसाइड करेंगे इस बदलती हुई राजनीति का हमें हिस्सा बनना है, या हमें अभी घिसी पिटी जो पुराने ज़माने वाले जो दादा हमारे करते थे उस ज़माने की राजनीति में अभी भी हमको जीना है। तो अगर हम इस बदलती हुई राजनीति के हिस्सा बनेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बदलता हुआ नजर आएगा। 2022 बहुत करीब है और हमारा जो हमारे उत्तर प्रदेश वासियों का जो रोल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि ऐसा रोल है कि अगर इन्होंने अपने रोल को खूबसूरती से निभा दिया तो नेशनल अवार्ड ले जाएगी ये फिल्म। बिल्कुल बिल्कुल। सो जय हिंद, और बहुत जल्द मिलते हैं अगले एपिसोड में, या दिलीप पांडे जी के साथ में, या किसी और चेहरे के साथ में, किसी और आवाज के साथ में, मैं आम आदमी पार्टी करूंगा, या फिर मैं ही रहूंगा, वैभव जी मेरा इंटरव्यू करेगा। थैंक यू सो मच। ये एपिसोड हमारा दूसरा है, आपकी चर्चा काम की बात। हमने कितने काम की बात की है, बहुत काम की है। कुछ इसमें लाइट बातें भी, लेकिन कुछ बातें वैभव जी ने जो बताई हैं वो बहुत सीरियस बातें हैं, उन पे हमें जरूर सोचना चाहिए। थैंक यू सो मच। जय। थैंक यू।
है।